हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। हम आज डिस्कस करने वाले हैं C4 साइकिल के बारे में, यानी कि केल्विन साइकिल जो कि C4 प्लांट्स में होता है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर C4 साइकिल। लास्ट लेक्चर में हमने C3 साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। C3 साइकिल कहाँ देखने को मिलता है हमें? C3 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स में भी क्या होगा? केल्विन साइकिल होगा। C3 साइकिल यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर इसको हम बोलेंगे C4 साइकिल बिकॉज यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट करके कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में, अब वहां कौन सा था? रुबिस्को एंजाइम था। यहाँ एंजाइम का नाम कुछ और होने वाला है। तो उसकी प्रेजेंस में क्या करेगा? जो पहला स्टेबल कार्बनिक कंपाउंड बनाएगा उसका नाम होगा 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA यहाँ पर बनेगा। इसलिए हम C4 प्लांट्स में क्या बोलते हैं कि यहाँ पर केल्विन साइकिल जो होता है वो कौन सा होता है? C4 साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, अब दूसरी चीज की C4 साइकिल जो है उसको दिया किसने था? तो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने C4 साइकिल के बारे में बताया, लेकिन उन साइंटिस्ट से ज्यादा किसी और 2 साइंटिस्ट ने इस पे मेहनत की जिनका नाम है हेच और स्लेक। इसलिए C4 साइकिल को हम डिटेल्ड स्टडी किसने की थी? हेच और स्लेक ने। इसलिए C4 साइकिल को क्या बोलते हैं? हेच एंड स्लेक पाथवे या हेच एंड स्लेक साइकिल भी बोला जाता है। इसी के अलावा हम C4 साइकिल को डाई कार्बोनिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है उसमें 2 क्या होंगे? एसिडिक ग्रुप होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डाई कार्बोनिक एसिड साइकिल भी बोलेंगे। C4 साइकिल का ही एक और नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग साइकिल। यहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा बहुत अच्छा खासा। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट तो होगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी होगी जहां प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलेशन हो रहा होगा। तो हम क्या बोलते हैं इस साइकिल को? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग साइकिल। इसके अलावा इसी साइकिल को कोऑपरेटिव फोटोसिंथेटिक साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 सेल्स के बीच में, जब डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे कि ये नाम क्यों दिया गया, कि 2 सेल्स के बीच में मैकेनिज्म का क्या हो रहा होगा? कोऑपरेशन हो रहा होगा। वो दोनों मिलकर आपस में क्या कर रही होंगी? हेल्प कर रही होंगी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए C4 साइकिल को कोऑपरेटिव फोटोसिंथेटिक साइकिल भी बोला जाता है। कितने सारे नाम है, कैसे याद होंगे भाई? सब कुछ याद होंगे। जब पूरा साइकिल समझोगे ना तो समझ में आएगा इतने सारे नाम दिए क्यों गए। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि आज हम पढ़ेंगे C4 पाथवे। C4 पाथवे का ही दूसरा नाम क्या है? हेच एंड स्लेक पाथवे। हेच एंड स्लेक पाथवे। एक सेकेंड भाई। हेच एंड स्लेक पाथवे, इसी को हम बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी कि DCA साइकिल। ठीक है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। और आगे इसी साइकिल का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग साइकिल या फिर मैकेनिज्म। इतने सारे नाम हैं और हर एक नाम को देने के पीछे एक रीजन दिया हुआ है। हर एक नाम का क्या है? एक रीजन है। C4 साइकिल जो है C4 प्लांट्स में देखने को मिलता है, इसलिए हमने क्या बोल दिया? C4 पाथवे। हेच और स्लेक ने डिटेल स्टडी की थी, तो हमने इसको क्या बोल दिया? हेच एंड स्लेक पाथवे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला जो पहला स्टेबल कार्बन होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा, उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से फॉर्मूला होता है भैया, ये देख लो। 4 कार्बन वाले कंपाउंड में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में 2 जगह एसिडिक ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। ठीक है,
इसीलिए बोला गया है कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। अभी हम देखेंगे मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपकी लीफ के अंदर। जब लीफ का टीएस कल्ट करोगे ना, लीफ की एनाटॉमी जब आप पढ़ोगे, तब आपको देखने को मिलेगी वहां पर दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है C4 प्लांट्स में, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों की दोनों जो सेल्स है वो आपस में मिलजुल कर काम करती हैं, इसलिए कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है उसका मैकेनिज्म इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर O2 का तो कोई काम होगा ही नहीं। हम C3 प्लांट्स में देख रहे थे ना, क्या होगा कि भैया RUBP से राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट से O2 जुड़ रहा होगा, किसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। तो एक फोकट का यूजलेस प्रोसेस स्टार्ट होता है वहां पे, फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं होगा, डेफिनेटली बात है, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका केल्विन साइकिल होगा। इसीलिए हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब C4 प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इस साइकिल के बारे में किसने दिया था, कैसे दिया था, इतने सारे नाम जो है वो कहाँ से आए। तो इन साइकिल्स के नाम के बारे में बता देती हूँ कि सबसे पहले तो हेज एंड स्लेक ने क्या किया था, डिटेल्ड स्टडी की थी। क्या किया था बच्चों, डिटेल स्टडी की थी, डिटेल्ड स्टडी किसकी, C4 प्लांट्स की। तो C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं आपके, डिटेल स्टडी C4 प्लांट में किस प्लांट की थी, शुगर केन की और सोरगम लीव्स की, शुगर केन और सोरगम लीव्स या फिर मेज लीव्स पे, शुगर केन और मेज लीव्स की इन्होंने क्या की थी, डिटेल स्टडी की थी। ठीक है भाई, ये बात तो सही है। पहले स्टेबल प्रोडक्ट की बात करूं अगर मैं इस रिएक्शन में, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, शॉर्ट में बोलूं तो OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो क्या है C4 एसिड है, 4 कार्बन वाला एसिड है। अगर फॉर्मूले की बात करूं तो अभी बताया था, ये देख लो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी नाम दे रहे थे इसको हम, ये इसका क्या है फॉर्मूला होता है, ये लो 4 कार्बन वाला बन गया भैया, 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। देखो मोस्ट ऑफ द जो C4 प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द C4 plants are monocot। एंजियोस्पर्म्स होते हैं, और एंजियोस्पर्म में कौन से होते हैं कि ज़्यादातर जो C4 प्लांट्स होते हैं वो मोनोकोट्स होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डाइकोट्स भी होते हैं, लेकिन मेनली जो है ज़्यादातर क्या होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं, एंड सम आर डाइकोट्स। मोनोकोट्स के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, देखो इधर मोनोकोट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो मोनोकोट्स के एग्जाम्पल हैं आपका शुगर केन, मतलब पोएसी फैमिली या ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर। मोनोकोट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं कि ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर्स हैं। ग्रैमिनी जिसको आप आजकल पोएसी फैमिली भी पढ़ते हो, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ोगे, ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली, वीट फैमिली भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आते हैं एग्जाम्पल के लिए, शुगर केन, मेज, मक्का, गन्ना, मक्का और सोरगम यानी कि ज्वार, सोरगम का मतलब है ज्वार, ठीक है। और डाइकोट्स के अंदर मोनोकोट्स की एक और फैमिली है, एक तो ग्रैमिनी फैमिली जिसके एग्जाम्पल है शुगर केन, मेज और सोरगम। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं बेटा एक और फैमिली में, दूसरी फैमिली है साइपरेसी। साइपरेसी फैमिली का जो एग्जाम्पल है वो है कि इसका एक मेंबर है साइप्रस, वो भी किसके अंदर आता है, C4 प्लांट्स के अंदर आता है। किसका एग्जाम्पल है, साइप्रस C4 प्लांट का एग्जाम्पल है। तो ये मोनोकोट्स के एग्जाम्पल हो गए। अगर मैं डाइकोट्स के एग्जाम्पल की बात करूं तो डाइकोट्स में 2 एग्जाम्पल हैं भाई, एक तो है एमेरेंथस चोलाई, और एक है आपका चीनोपोडियम। क्या है, चीनोपोडियम। ये चीनोपोडियम जो है ना,
ये जनरली यूपी और बिहार में जो है ना वो बहुत फेमस है, वहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं बेटा इसको। अभी तो करंटली क्या है कि लोगों को हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं लोग, तो अभी तो सभी जगह के लोग पता नहीं, हम चिया सीड्स जो कि हमारा है भी नहीं उसको भी हम खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सबको ग्लो चाहिए अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। C4 साइकिल तो बहुत लेट शुरू होगा, इंट्रोडक्शन ही इतना बड़ा है इसका, समझते समझते आधी से ज्यादा चीजें तुम पहले ही समझ लोगे, ठीक है। तो ये C4 साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये एमेरेथन्स क्या होता है, चौलाई, और चिनोपोडियम क्या होता है, बथुआ होता है। अब देखिए आगे मैं आपको बता देती हूँ कि C4 प्लांट्स जो हैं, C3 प्लांट्स हमने देखा था कि कहाँ पर प्रेजेंट थे, टेम्पर्ड एरिया में जिसका टेम्परेचर था 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, वहां काम कर रहे थे। C4 प्लांट्स कहाँ पर मिलते हैं, C4 प्लांट्स मिलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। और ट्रॉपिकल में भी अगर पूछ लिया जाए कि ड्राई ट्रॉपिकल एरिया या वेट ट्रॉपिकल एरिया, तो ये मिलेंगे ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में, जहां पर टेम्परेचर, अगर इनको काम करना, उनको अपनी फंक्शनिंग करनी हो, तो टेम्परेचर कितना चाहिए, मिनिमम 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, वहां पर ये काम कर पाएंगे अच्छे से। तो C4 प्लांट्स क्या लिखूं मैं, that C4 plants generally found कहाँ पे पाए जाते हैं, इन ट्रॉपिकल एरियाज। कहाँ पर मिलते हैं भैया, ये ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं। और वेट ट्रॉपिकल एरियाज या ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज, तो ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं, जिसका टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे ये काम करते हैं भैया, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपको बेसिक चीजें जो C3 साइकिल में C3 प्लांट्स के बारे में और C4 साइकिल में C4 प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ, उससे रिलेटेड एक टेबल दी हुई है आपकी NCERT की बुक में, वो तभी फिल करना जब इन दोनों साइकिल्स को तुम अच्छे से समझ पा रहे हो, क्योंकि फिर ना जब ये दोनों साइकिल अच्छे से याद हो जाएंगे तो वो टेबल जो है वहीं से क्वेश्चन आएगा। वो टेबल में से काफी सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, तो वो टेबल बहुत काम की है, लेकिन उसको तब फिल करना, तब समझना, उसको भरना ही है। और जब C3 साइकिल पूरा याद हो जाए और C4 साइकिल पूरा याद हो जाए, टीप टाप के मत भरना। तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे ये काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि C4 प्लांट्स जो है वो किस चीज के लिए एडेप्टेड होते हैं, यानी कि C4 प्लांट्स का मुझे क्या देखना हो, एडेप्शन, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है भाई, चलो। C4 प्लांट्स का एडेप्शन देखना हो मुझे, क्या करना हो, C4 प्लांट किस किस चीज के लिए एडेप्टेड होते हैं, तो देख लो। एक तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में काम करें, यानी कि हाई टेम्परेचर के लिए। मैं स्टार्टिंग के पॉइंट्स बताऊंगी NCERT से रिलेटेड। पहली चीज तो हाई टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं, ये अच्छे से काम कर सकते हैं, तो उसके लिए एडेप्टेड होते हैं। हाई टेम्परेचर में काम कर सकते हैं, हाई सैलिनिटी, ज्यादा सैलिनिटी होगी वहां पर ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके अलावा C4 प्लांट्स आपके जो होंगे वो मैक्सिमम हर जगह की सिचुएशन 30 to 40 डिग्री ड्राई एरिया जो होगा वहां पर काम करने के लिए एडेप्टेड रहते हैं। तो अगर मैं एडेप्शन की बात करूं, दैट C4 प्लांट्स आर एडेप्टेड फॉर, C4 प्लांट्स आर एडेप्टेड फॉर, तो हम बिल्कुल 1 to 1 NCERT से चलेंगे। तो C4 प्लांट्स आर एडेप्टेड फॉर, किस चीज के लिए एडेप्टेड होते हैं, 1 by 1 बता रही हूं। देखिए, नंबर 1, एक तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए एडेप्टेड रहते हैं, ये NCERT में दिया हुआ है। नंबर 2, लो वाटर अवेबिलिटी रहेगी, पानी की कमी रहेगी तब भी अभी हम काम कर लेंगे, ये बोल रहे हैं। लो वाटर अवेलेबिलिटी, लो वाटर अवेलेबल होगा वहां पर। हाई सैलिनिटी, भाई पानी की कमी होगी तो लवणता ज्यादा होगी। हाई टेम्परेचर एरिया में, ये अपनी तरफ से बता रही हूं। हाई टेम्परेचर में क्यों काम कर पाएंगे भाई, ये हाई टेम्परेचर में पहले दिख रहा है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पे काम कर पा रहे हैं। हाई टेम्परेचर में काम करने के लिए बेटा इनके पास में क्या होता है, एक स्पेशल एंजाइम होती है जिसका नाम है पेप्केज। पेप्केज का फुल फॉर्म मैं आगे बताऊंगी, फोस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। तो फोस्फोइनोल
फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, इसके अलावा इनके पास में होता है PPDK। दो एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से ये काम करते हैं, ये एंजाइम और ये क्या करते हैं, एंजाइम्स, ये दो एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। ये दो एंजाइम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसके पास में, ये दोनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आपके C4 प्लांट्स के पास में। कौन कौन सा, कि भैया एक तो होगा पेप्केज टेम्परेचर, एक होगा पेप्केज, एक होगा आपका PPDK। ये दोनों एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से ये दोनों एंजाइम हाई टेम्परेचर में अच्छे से काम करते हैं, इसलिए आपके C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर के लिए एडेप्टेड होते हैं। नंबर 5 देखिए, लो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होगी, वहां के लिए भी क्या होते हैं, अडेप्टेड होते हैं। तो लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के लिए क्यों अडेप्टेड रहते हैं, क्यों रहते हैं, सोचो क्यों रहते हैं। देखिए मैं बता देती हूँ कि इनके पास में एक स्पेशल एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम नहीं है, इनके पास में पेप्केज एंजाइम है। पेप्केज एंजाइम है जो क्या करता है, रुबिस्को से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। पहली चीज तो ये O2 के लिए वफादार नहीं होता है, यानी कि ऑक्सीजन की बाढ़ भी आ रही होगी तब भी इसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये किसके लिए वफादारी रखता है, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वफादारी रखता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको जैसे ही मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो ये कहां से, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी। लेकिन काम किसके लिए करेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही काम करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पेप्केज जो है प्राइमरी इसका एक्सेप्टर होता है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, PEP फोस्फोइनोल पाइरुवेट, उसको दे देगा और क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। वो आगे प्रोसेस चलेगा C4 साइकिल, और केल्विन साइकिल भी इसी में देखने को मिलेगा। तो क्या बोल रही हूँ मैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है तब भी क्या हो रहा है, C4 प्लांट्स एडेप्टेड हैं। क्यों है, क्योंकि इनके पास में पेप्केज नाम की एक एंजाइम प्रेजेंट है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वफादार है। ऑक्सीजन की बाढ़ भी आ जाए तब भी इसको कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, रुबिस्को जो एंजाइम था उससे ज्यादा, रुबिस्को जो थी वो क्या थी, ज्यादा से ज्यादा मिल रही थी पूरे वर्ल्ड में, एटमॉस्फेयर में, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या थी, हाईली अबंडेंट प्रोटीन और एंजाइम था रुबिस्को। लेकिन एक्टिविटी कैसी थी उसकी, स्लो एक्टिविटी थी। लेकिन पेप्केज जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो पहले तो है सिर्फ कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में करेगा काम। दूसरी बात कि रुबिस्को से ज्यादा एक्टिव होता है, रुबिस्को से 2 गुना ज्यादा अच्छे से काम करता है ये। तो पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन में भी C4 प्लांट उसके लिए एडेप्टेड है। तो किस लिए एडेप्टेड है भाई, कि एज पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट है भैया। पेप्केज हैज ग्रेटर एफिनिटी as pepcase has greater affinity for CO2 than O2। O2 के लिए नहीं है भैया, पेप्केज की एफिनिटी किसकी तरफ ज्यादा है, वफादारी किसकी तरफ ज्यादा है, CO2 की तरफ ज्यादा है। लास्ट पॉइंट देखिए नंबर 6, हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी के लिए भी क्या होते हैं, ये एडेप्टेड होते हैं C4 प्लांट। क्यों होते हैं उसका रीजन मैं अभी आपको बताती हूँ। हाई लाइट इंटेंसिटी, इज कॉन्सेंट्रिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स reduce surface area for incident light। देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई, मिडरिप के ऊपर, लीफ में मिडरिप के ऊपर, मिडरिप का मतलब है जाइलम और फ्लोएम,
ठीक है, यानी कि वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या होगी, एक लेयरिंग प्रेजेंट होती है। लेयरिंग प्रेजेंट होती है किसकी, बंडल शीट की, जो ग्रीन कलर की होती है। इसी बंडल शीट के ऊपर लेयर्स प्रेजेंट होती है मेसोफिल सेल्स की, किसकी, मेसोफिल सेल्स की। ये यानी कि क्रेन्ज एनाटोमी, अभी मैं बताऊंगी क्रेन्ज एनाटोमी के बारे में, वो किसका स्पेशल फीचर है, यूनिक फीचर है C4 प्लांट्स का। तो वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या, बंडल शीट प्रेजेंट है, बंडल शीट के ऊपर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। अब देखो इधर से आ रही है लाइट, भैया इनका सरफेस एरिया कम है। क्या बोला है, सरफेस एरिया कम है, तो जितनी लाइट आएगी आधी से ज्यादा लाइट तो साइडों में होके निकल जाएगी, बहुत कम लाइट इसके ऊपर पड़ रही होगी। अगर इस चीज को मैं बोलूं कि ये इस तरह से एक के ऊपर एक कॉन्सेंट्रिक रिंग के मैनर में अरेंज नहीं होते और ये इस तरह से अरेंज होते, एक के ऊपर एक इस तरह से, इनका सरफेस एरिया बड़ा होता, तो जितनी लाइट आती, हाई लाइट आती, पूरी की पूरी इस पे गिरती, तो ये क्या इसके लिए मतलब एडेप्टेड होते नहीं हो पाते। लेकिन कॉन्सेंट्रिक रिंग में क्या है, इनकी सेल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आधी से ज्यादा लाइट तो आ रही है और उसके ऊपर गिरती भी नहीं है, साइड से गुजर जाती है, तो उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। इसलिए ये क्या होते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी के लिए एडेप्टेड होते हैं। क्या होते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी के लिए एडेप्टेड होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एज कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, कॉन्सेंट्रिक है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किसके लिए, जो लाइट आ रही है उसके लिए। इसीलिए ये हाई लाइट एफिनिटी में भी क्या कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में भी ये अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी लाइट जितनी आ रही है वो इनके ऊपर गिरती ही नहीं है, तो कोई और प्रॉब्लम इनको होती ही नहीं है। अब देखो C4 प्लांट्स की स्पेशल बात मैं आपको बताती हूँ कि C4 प्लांट्स जो हैं, C4 प्लांट्स, इनके पास में क्या होता है, एक यूनिक फीचर है जिसका नाम अभी मैंने बताया कि क्रेन्ज एनाटोमी इनके पास में देखने को मिलती है। C4 प्लांट्स हैव यूनिक फीचर अबाउट क्रेन्ज एनाटोमी, हैव क्रेन्ज एनाटोमी ऑफ लीव्स। लीव्स के अंदर क्या है भैया, लीव्स में क्रेन्ज एनाटोमी प्रेजेंट है, विच इज वन ऑफ द यूनिक फीचर, विच इज वन ऑफ द यूनिक फीचर, किसका यूनिक फीचर है, ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स का यूनिक फीचर है क्या होना, इनके पास में क्रेन्ज एनाटोमी का प्रेजेंट होना। मैं बता देती हूँ क्रेन्ज एनाटोमी क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है वृत्त। वृत्त का मतलब होता है कि इसमें क्या होती है, सेल्स जो क्राउन की शेप में, क्राउन रिंग की शेप में एक के ऊपर एक अरेंज होती है, अभी मैंने बताया वो क्रेन्ज एनाटोमी है। कि क्या होगा कि भैया पत्तियों के अंदर जब वेस्कुलर बंडल मिडरिप पे प्रेजेंट होंगे, मिडरिप यानी कि वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम, उसके ऊपर पहली लेयर किसकी होगी, बंडल शीट की। जनरली तो सिंगल लेयर होती है, कभी कभी ये मल्टीपल लेयर्स भी बनाती है, सेवरल लेयर्स भी बनाती है। ग्रीन कलर की होती है बंडल शीट, यानी कि उसके पास में अपना खुद का क्लोरोप्लास्ट है। उसके ऊपर जो प्रेजेंट होती है मेसोफिल्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, तो एक के ऊपर एक सेल कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है और क्राउन की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि क्रेन्ज एनाटोमी है। किसके पास में, C4 प्लांट्स के पास में। ऐसा कुछ भी हमने C3 प्लांट्स के अंदर नहीं देखा था। तो क्या होता है, इसका यूनिक फीचर है। और क्रेन्ज एनाटोमी के बारे में अगर बात करूं तो क्रेन्ज एनाटोमी की वजह से क्या हो रहा है कि भैया जो लाइट आ रही थी उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था, पूरी की पूरी लाइट जो है उसके ऊपर नहीं पड़ पा रही, पत्ती के ऊपर रिफ्लेक्शन होके साइड से निकल रही है, तो कम लाइट पड़ रही है और हाई लाइट इंटेंसिटी के लिए ये क्या है, एडेप्टेड है। तो क्रेन्ज एनाटोमी इज क्या है भैया, ये है रिफ्लेक्शन। क्रेन्ज एनाटोमी इज रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, या फिर मैं बोलूं डिस्क्रिप्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। क्या होता है कि भैया सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसका रिफ्लेक्शन है क्रेन्ज एनाटोमी। क्या है, रिफ्लेक्शन है क्रेन्ज एनाटोमी, जिसमें क्या होता है कि देख लो इधर, क्रेन्ज का मतलब क्या होता है, क्रेन्ज का मीनिंग होता है, क्रेन्ज जो है एक जर्मन टर्म है। क्रेन्ज का मीन्स क्या होता है कि इसका मतलब होता है वृत्त। और वृत्त का मीन्स क्या होता है, वृत्त जो जर्मन टर्म्स है इसका मतलब होता है क्राउन रिंग।
कि मुकुट जैसी रिंग में अवेलेबल होती है आपकी सेल्स किसके अंदर, C4 प्लांट्स के अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं यूनिक फीचर ऑफ C4 प्लांट इज दैट मीन कि इसको हमने बोला क्रेंच एनाटोमी। अब आप एक चीज सोचो, क्या सोचोगे तुम, सोच ही सकते हो और तुम्हारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है कि क्रेंच एनाटोमी जो C4 प्लांट्स है, C3 साइकिल में भी केल्विन साइकिल हो रहा हो, तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा। तो जब पृथ्वी पे सबसे पहले C3 साइकिल आ चुके थे, सब कुछ अच्छा भला चल रहा था, ग्लूकोज भी मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट भी कर रहे थे, तो उनको कहाँ जरूरत थी भैया ये C4 प्लांट्स को लेके आने की। उसका जवाब भी मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा, इसी लेक्चर में मिलेगा। बस संयम बनाने की, शांति बना के रखने की जरूरत है कि शांति से देखते रहो जो भी पढ़ाया जा रहा है, सारे आंसर्स मिलेंगे, एनसीईआरटी से ऊपर ही मिलेगा। पहली चीज तो हमारा क्या प्रायोरिटी रहती है कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और जितनी भी चीजें एनसीईआरटी में मान लो कुछ कम दी हुई हैं, नहीं ठीक से समझ में आ रहा है, उसको हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ना इलेबोरेट करके बताने के लिए, तो तुम्हें क्या इशू आ रहा है। चलो देखो, क्रेंच एनाटोमी की बात करूं तो हम ले आते हैं ग्रीन कलर का सरफेस, भैया पत्ता तो अपने को चाहिए। ये हमारी आ गई है पत्ती, पत्ती अच्छे से नहीं बनी, चलो दोबारा बना देते, तुम भी क्या याद करोगे यार ऐसे। ये लो तुम्हारा पत्ता, ये आ गई है पत्ती। अब देखिए पत्ती में क्या हुआ भैया, पत्ती में ये जो मिडरिब है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, ठीक है। इस वेस्कुलर बंडल के ऊपर मैंने क्या बोला है कि एक लेयरिंग है, किसकी लेयरिंग है कि ग्रीन कलर की एक लेयरिंग है, ग्रीन कलर की एक लेयरिंग है, इस तरह से दिखाई दे रही है क्या, ये आई होप दिख रही होगी। ग्रीन कलर की एक लेयरिंग है जिसका नाम है क्या, बंडल शीट, कि वेस्कुलर बंडल का शीट है, कवर किए हुए, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि बंडल्स का एक ग्रुप है, सेल्स ऑफ बंडल्स का एक ग्रुप है जिसको हम बंडल शीट बोल रहे हैं, जो किस कलर की है, ग्रीन कलर की है। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है कि इसके ऊपर जो है ना वो प्रेजेंट है आपकी मेसोफिल सेल्स की लेयरिंग, इस तरह से। ये लो, अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं बाहर लाके तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि कैसे क्या है, तुम्हें यहाँ तो समझ में आएगा नहीं। देख लो भैया, इधर लेके आते हैं, अब इसके ऊपर क्या है, ये जाइलम फ्लोएम है, और इसके ऊपर क्या है भैया, बंडल शीट की लेयरिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है, आपके जाइलम और फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल, बंडल शीट प्रेजेंट है। इस बंडल शीट के ऊपर क्या है कि मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। ये लो, थोड़ा सा इसको मैं क्या करती हूँ, बड़ा करके दिखा देती हूँ, ये लो। अब सबसे पहले क्या है भैया, बंडल शीट है, तो बंडल शीट के बारे में लिख लेते हैं। किसके बारे में लिख लेते हैं, बंडल शीट के बारे में लिख लेते हैं। ये है आपकी क्या, बंडल शीट। अब बंडल शीट के बारे में क्या लिखना है मुझे कि देखो क्या होती है बंडल शीट, कि एक तो ये लार्ज ग्रीन सेल्स होती हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन सेल्स होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि C4 प्लांट्स की बंडल शीट के अंदर एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स, मेसोफिल्स जो सेल्स होती हैं उसके कंपेयर में, C4 प्लांट्स के मेसोफिल सेल के कंपेयर में बंडल शीट वाली जो सेल्स होती है, बंडल शीट सेल्स, उसके पास में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, बड़ा होता है। और दूसरी बात कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, बड़ा होता है। दूसरी चीज की, इसीलिए मैंने बोला है कि लार्ज ग्रीन सेल्स है। जनरली तो क्या होता है कि ये सिंगल लेयर बनाती है, लेकिन कभी कभी ये बहुत सारी लेयरिंग में भी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, बहुत सारी लेयरिंग में भी प्रेजेंट होती है। तो इसकी जो तारीफ है वो हम कर लेते हैं। पहले तारीफ में क्या बोल रही हूँ कि मैफॉर्म, कि ये बनाती है, मैफॉर्म सेवरल
लेयर्स कहाँ पे बनाती है भाई? अराउंड वेस्कुलर बंडल। कहाँ पे बना रही है? कि वेस्कुलर बंडल के आसपास बहुत सारी ये लेयर्स बना रही है, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। क्यों ऐसा क्यों रहा है? ये ग्रीन कलर की क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बहुत बड़े बड़े और ज़्यादा मात्रा में क्या है इनके पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी सेल वॉल कैसी होती है बंडल शीट की, कि इनकी सेल वॉल होती है थिक सेल वॉल, जो कि क्या होती है? इम्परमिएबल होती है। क्या होती है? इम्परमिएबल फॉर किसके लिए? गैसेस के एक्सचेंज के लिए। इम्परमिएबल फॉर गैसेस एक्सचेंज। इसके लिए क्या होती है कि ये जो बंडल शीट होती है उनके सेल वॉल की जो सेल वॉल है वो मोटी होती है और इम्परमिएबल होती है। किसके लिए? गैस के एक्सचेंज के लिए। और आगे देखिए कि आप देख सकते हैं कि कोई भी क्या है? सेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो नो इंटरसेल्यूलर स्पेस इज प्रेजेंट। नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है, ये होती है बंडल शीट की बात। अब हम दूसरे, हमने किसके बारे में बात की थी? कि दूसरा मैम हमने बात की थी ये हमारी मेसोफिल सेल्स के बारे में। तो मेसोफिल सेल्स के बारे में मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जनरली जब आप लीफ का टीएस देखोगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में, तो वहां पर जो मेसोफिल की सेल्स होती है वो दो टाइप में डिवाइड होती है। एक तो होती है ऐसी खंबे सी जैसी लंबी लंबी सेल्स, जिनको हम बोलते हैं पेलिसेड टिश्यूज। दो टिश्यूज में डिवाइड होती है, और इस तरह से गोल गोल लंबी लंबी सेल्स में नीचे प्रेजेंट होती है, राउंड राउंड सेल्स में, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। तो जनरली क्या होता है, जो एनाटॉमी देखते हैं हम एंजियोस्पर्म्स की, किसकी? मेसोफिल सेल्स के अंदर हम देखते हैं कि क्या हुआ, तो वहां पर दो टिश्यूज में डिवाइड होती है आपकी मेसोफिल सेल्स, लेकिन दो सेल्स में डिवाइड होती हैं, सॉरी, मेसोफिल सेल्स। लेकिन जो C4 प्लांट्स है, क्या है आपके? C4 प्लांट्स है, उनकी मेसोफिल सेल्स पेलिसेड टिश्यू या पेलिसेड सेल्स एंड स्पॉन्जी सेल्स में डिवाइडेड नहीं होती है। ये भी एक स्पेशल चीज है, क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है, नहीं हो रही भैया, उनकी मर्जी है। ठीक है, तो क्या बोल रही हूं मैं? नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, नॉट differentiated into palisade and spongy parenchyma। इसमें डिवाइड नहीं होती है भैया। किसकी सेल्स? C4 प्लांट्स की सेल्स। चलो भैया, ये बात हमने कर ली और ये बात हमें यहीं पर करके समाप्त भी करनी पड़ेगी। चलिए, तो यहां से उठा के लेके आए थे हम, तो अब मैं क्या बोल सकती हूं? मैं बोल सकती हूं एक शब्द, यहां पर एक शब्द, कि ये जो क्रेन्स एनाटॉमी होती है, क्या होती है बेटा? क्रेन्स एनाटॉमी होती है। क्रेन्स एनाटॉमी वो एसोसिएटेड होती है। क्या होती है बेटा? एसोसिएटेड होती है। किसके साथ एसोसिएटेड होती है? कि यहाँ पर होता है डाइमॉर्फिज्म क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिज्म क्लोरोप्लास्ट का मतलब है ड्वेल क्लोरोप्लास्ट, यानी कि इसके मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो अलग होगा। बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में कुछ अलग चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि दो तरह के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो C4 प्लांट की क्रेन्स एनाटॉमी है, वहां पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है? डाइमॉर्फिज्म क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये भी इसका एक यूनिक फीचर है C4 प्लांट्स का। तो क्रेन्स एनाटॉमी एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या हुआ? कि 12 क्लोरोप्लास्ट है। डुअल क्लोरोप्लास्ट यानी कि 2 टाइप का क्लोरोप्लास्ट है। 2 टाइप्स लिख देती हूँ।
ठीक है, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं और यहीं पे कुछ लिख के बता देती हूँ तुम्हें मैं। दिखाई तो देगा, देगा देगा, टेंशन मत लो। चलिए, अब दोनों क्लोरोप्लास्ट का डिस्कशन मैं यहीं पे कर लेती हूँ। क्या बोला मैंने कि एक तो होगा आपका मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा बेटा? मेसोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक होगा किसका? बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीट सेल्स क्लोरोप्लास्ट। दोनों के क्लोरोप्लास्ट में क्या होंगे? अंतर होंगे, जिसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म होता है। किसका? C4 प्लांट्स में जो क्रेन्स एनाटोमी होता है उसका। तो देखिए, मेसोफिल सेल, भाई क्रेन्स एनाटोमी किससे मिलकर बनी है? मेसोफिल सेल और बंडल शीट को मिलाकर ही क्रेन्स एनाटोमी बोल रहे हैं ना। क्रेन्स का मतलब क्या है? क्राउन रिंग्स किससे मिलकर बन रही है? बंडल शीट और मेसोफिल सेल्स से मिलकर बन रही है। अब देखिए भाई, सबसे पहला जो अंतर है क्या है बेटा? सबसे पहला जो अंतर है, इसको थोड़ा सा ऊपर सेटल कर लेती हूँ भैया मैं अभी से, बाद में दिक्कत आई। चलिए, सबसे पहला जो अंतर है, एक सेकेंड, मुझे यहीं पे घुसाना है भैया। चलिए, क्या अंतर है कि जो मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। ये कोई अंतर नहीं है, और बाकी ये तो मैं जबरदस्ती बता रही हूँ। बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? लार्ज होगा। अब हम मेन बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट अंदर से है कैसा भैया। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट है किसका है? मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बना देती हूँ भैया, पहले इसके अंदर ही दिखाना है सब कुछ मुझे। ठीक है, मेम्ब्रेन्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट की। अब देखिए, मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो ग्रेनम के रूप में प्रेजेंट होगा, यानी कि ग्रेनल थाइलेकोइड होगा। ग्रेनम क्या होता है? ग्रेनल थाइलेकोइड के पार्ट को ही ग्रेनल बोलते हैं, यानी कि एक के ऊपर एक ग्रेनम अरेंज होंगे। किसके अंदर? मेसोफिल सेल्स के थाइलेकोइड के अंदर। लेकिन जो बंडल शीट का क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो बंडल शीट का जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कैसा होगा कि भैया वो ग्रेनल थाइलेकोइड नहीं होगा, वहां ग्रेनम प्रेजेंट नहीं होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? तो फिर ए ग्रेनल होगा, यानी कि यहाँ पर स्ट्रोमल थाइलेकोइड प्रेजेंट होगा। कौन सा? इस तरह से स्ट्रोमल थाइलेकोइड प्रेजेंट होगा। तो मैं लिख के बता देती हूँ, लिख के बता रही हूँ। सेकेंड पॉइंट क्या है कि मेसोफिल सेल्स का जो थाइलेकोइड है वो कैसा है कि ग्रेनल थाइलेकोइड है, ग्रेनल थाइलेकोइड है। लेकिन बंडल शीट का जो थाइलेकोइड है वो कैसा है? ए ग्रेनल थाइलेकोइड है, ए ग्रेनल थाइलेकोइड। लेकिन क्या हुआ भैया? ग्रेना नहीं है तो कुछ और तो है। ए ग्रेनल थाइलेकोइड बट स्ट्रोमल थाइलेकोइड प्रेजेंट है यहाँ पर, बट स्ट्रोमल थाइलेकोइड्स आर प्रेजेंट। ये लो भैया, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, जब ग्रेनल थाइलेकोइड होगा
तो क्या होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होगा। हमें पता है कि ग्रेनल थाइलेकोइड के नॉन अप्रेज्ड पार्ट में जो छुपा हुआ पार्ट नहीं है वहां पर क्या प्रेजेंट है कि वहां पर प्रेजेंट है हमारे पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और जो अप्रेज्ड पार्ट है, छिपा हुआ पार्ट है, घुसा हुआ पार्ट है, वहां पर है फोटो सिस्टम सेकेंड। यानी कि ग्रेनल थाइलेकोइड है मेसोफिल सेल्स के अंदर, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों प्रेजेंट है। बंडल शीट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्ट्रोमा थाइलेकोइड है, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल और केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा। अब यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों प्रेजेंट है मेसोफिल सेल्स के अंदर, तो साइक्लिक ईटीएस एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस दोनों देखने को मिलेगी। लेकिन इधर वाले में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट रहेगा तो साइक्लिक ईटीएस देखने को मिलेगी। साइक्लिक ईटीएस होगा तो आपको पता है किसी भी तरह का एनएडीपीएच नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनेगा। लेकिन यहाँ पर मेसोफिल सेल्स में एटीपी भी बनेगा और एनएडीपीएच भी बनेगा। क्यों? क्योंकि वाटर स्प्लिटरी होगा, वाटर का फोटोलाइसिस होगा। यहाँ तक आई समझ में? तो वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं कि क्या होता है कि भैया जेड स्कीम होगी, इसके पास में जेड स्कीम प्रेजेंट होगी, साथ में नॉन साइक्लिक ईटीएस, और क्या होगा, एक सेकेंड, जेड स्कीम होगी, साइक्लिक ईटीएस नॉन साइक्लिक लिख रही हूं अभी मैं, जेड स्कीम होगी एक, तो इसके पास में जेड स्कीम होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसके अलावा क्या होगा, O2 का इवोल्यूशन होगा। भाई वाटर टूटेगा तो O2 निकलेगी, तो O2 इवोल्यूशन अकर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पर डोंट अकर, कुछ भी नहीं होगा भैया। ना तो क्या होगा, जेड स्कीम होगी, क्योंकि जेड स्कीम के लिए फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जब फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड नहीं होगा तो सेकंड से एसोसिएटेड होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC। वाटर नहीं तोड़ेगा, यहाँ पे टूटेगा तो वहां नहीं टूटेगा, वाटर नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होगी, वहां नहीं होगा, यहाँ पर होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस चलेगा, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस अकर। और यहाँ पर क्या होगा कि भैया सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक ईटीएस होगा, साइक्लिक ईटीएस अकर। देखिए लास्ट पॉइंट कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, NADPH डॉट H प्लस और साथ में प्लस ATP, ये दोनों बनेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगी भैया। साइक्लिक ईटीएस से आपको पता है क्या बनती है, ATP बनती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा तो करना पड़ेगा भैया, लास्ट लाइन लिखनी है हमें। चलिए क्या हुआ भैया, देख लो लास्ट लाइन। इसके स्ट्रोमा में, किसके स्ट्रोमा में, मेसोफिल सेल्स के स्ट्रोमा में रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होती है। तो क्या होता है यहाँ पे स्ट्रोमा में रूबिस्को जो है, रूबिस्को एंजाइम जब नहीं होगी, रूबिस्को एंजाइम नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP से जोड़ने का काम ही नहीं करेगी। तो इसके स्ट्रोमा में, किसके, मेसोफिल सेल्स के स्ट्रोमा में, और ये बात हो रही है C4 प्लांट्स के लिए, तो यहाँ पर स्ट्रोमा में जो रूबिस्को एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम है वो नहीं होगी, तो क्या होगा, केल्विन साइकिल भी क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, केल्विन साइकिल एब्सेंट। क्या हुआ, स्ट्रोमा में रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो केल्विन साइकिल क्या है, एब्सेंट है। और इधर क्या होगा भाई, इधर देख लो कि स्ट्रोमा जो होगा उसमें रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगी, रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगी तो क्या होगा भैया, केल्विन साइकिल भी चलेगा, तो केल्विन साइकिल ऑल्सो प्रेजेंट।
समझ में आ गया? डेफिनेटली। अभी हमने क्या बात की, बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट और मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट की गाथाएं गाई है। क्या गाई है कि इसका क्लोरोप्लास्ट छोटा होता है, इसका क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है, इसके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्योंकि ग्रेनल थाइलेकोइड पाया जाता है। यहाँ पर एक ग्रेनल थाइलेकोइड है तो क्या होगा, ग्रेनम प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रोमल थाइलेकोइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या है भैया, ग्रेनल थाइलेकोइड है, सारी चीजें हैं, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जेड स्कीम देखने को मिल रही है। साथ में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा क्योंकि फोटोसिस्टम सेकंड से जुड़ा होता है, और क्या होगा, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं तो कहाँ से होगा। यहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ईटीएस होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों प्रेजेंट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट है, तो सिर्फ क्या होगा, क्या होगा, ओनली साइक्लिक ईटीएस होगा। साइक्लिक ईटीएस होगा तो सिर्फ एटीपी बनेगा। यहाँ पे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों होगा तो एटीपी और एनएडीपीएस दोनों बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे स्पेशल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है C4 प्लांट्स के बारे में, कि C4 प्लांट्स के मेसोफिल सेल के अंदर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती है। रुबिस्को एंजाइम नहीं होती तो यहाँ पर केल्विन साइकिल नहीं होगा। किसके अंदर, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो कहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट, की C4 प्लांट्स के स्ट्रोमा, किसके स्ट्रोमा, बंडल शीट का जो स्ट्रोमा होता है वहां पे क्या होता है, आपका रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है उसके क्लोरोप्लास्ट में, जिसकी वजह से वहां होती है केल्विन साइकिल। हम देखेंगे अभी जब C4 साइकिल में कि मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम नहीं है, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में पेप्केज फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट है, जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। ठीक है। तो एक और लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। क्या इंपॉर्टेंट है कि बंडल शीथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीट का क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि ए ग्रेनल थाइलेकोइड है। कैसा है, ए ग्रेनल थाइलेकोइड है। ए ग्रेनल थाइलेकोइड या फिर ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। मैंने यहाँ पे थाइलेकोइड तो नहीं लिख दिया, देखना। ठीक है, ठीक है। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। तो बंडल शीट के अंदर कौन सा, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना इज ऑल्सो द यूनिक फीचर ऑफ C4 प्लांट्स, is one of the unique character of C4 प्लांट। C4 प्लांट्स में क्या है भैया कि इसके पास में जो बंडल शीट है उसमें क्या है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, और ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होना इसका क्या है, एक यूनिक फीचर है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और यूनिक फीचर है, रुबिस्को एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जब क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, रुबिस्को एंजाइम के पास में क्या प्रेजेंट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर। क्योंकि तो RUBP से वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर नहीं जोड़ रहा होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होगी, स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होगी आपकी रुबिस्को एंजाइम, केल्विन साइकिल वहां पर चलेगा। तो जो O2 है, O2 के आने से इसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा। O2 जब प्रेजेंट होता है तो आपका ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये क्या कर रहा होता है कि RUBP से O2 को जोड़ के ऑक्सीजनेस प्रोसेस कर रहा होता है, ऑक्सीजनेस एक्टिविटी कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि यूजलेस प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर ये है ही नहीं, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ऑक्सीजन से फर्क पड़ नहीं रहा उस एंजाइम को। तो क्या होगा, वहां पे होगा भैया पेप्केज एंजाइम। पेप्केज एंजाइम होगा जो सिर्फ और सिर्फ वफादारी किसके लिए रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो इसी की एक्टिविटी देखने को मिलेगी और केल्विन साइकिल ढंग से चल रहा होगा। पहली चीज तो स्लो नहीं है, फास्ट है रुबिस्को के कंपेयर में। दूसरी चीज, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वफादारी रखता है। तो बहुत अच्छे से क्या कर रहा होगा, केल्विन साइकिल कर रहा होगा। इसलिए हम एक टर्म यूज करेंगे कि जो C3 प्लांट्स हैं उनके कंपेयर में C4 प्लांट्स क्या है, ट्वाइस बेटर है, 2 गुना ज्यादा बेटर है। तो मैं क्या बोल रही हूं, दैट C4 प्लांट्स हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है किसके कंपेयर में,
C3 प्लांट के कंपेयर में। देन C3 प्लांट्स, पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है, और दूसरी बात कि अगर एफिनिटी की बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो ज़्यादा बेटर किसका है? C4 प्लांट्स का है। किसके कंपेयर में? C3 प्लांट के कंपेयर में। अब मैं इतनी देर से जो एंजाइम बोल रही थी, पेप्केज और पेप्केज और PPDK, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम कहाँ पे चलेंगे? अपने साइकिल पे चलेंगे। तब तक तुम ऐसा करो, एक बार ये चीज़ अपनी आंखों से गुजार लो, मैंने क्या बातें की हैं। दोनों के क्लोरोप्लास्ट में अंतर देख लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। चलो भाई, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, गर्मी बहुत हो रही है, अब कम कर दिया जाए। चलो भाई, कहाँ चले कि अभी थोड़ा सा दोनों एंजाइम जो यूज होने वाले हैं C4 साइकिल में, उसकी महागाथा गा लेते हैं। महागाथा गा लेते हैं किसकी? पेप्केज एंजाइम की। सबसे पहले पेप्केज एंजाइम, पेप्केज एंजाइम का पूरा नाम जो है वो है फोस्फोइनॉल। क्या है बेटा? फोस्फोइनॉल पाइरूवेट, फोस्फोइनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, PEPकेज। पेप्केज का पूरा नाम ये है। दूसरी चीज देखो, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये पेप्केज एंजाइम? तो ये पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में। और मीजोफिल सेल्स में भी कहाँ पे? मीजोफिल सेल्स के भी क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है पेप्केज एंजाइम, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन cytoplasm of mesophyll cells, present in cytoplasm of mesophyll cell, कि mesophyll सेल के कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। चलिए भाई, पहली बात तो। दूसरी बात, क्या करता है? किससे जुड़ता है? तो ये जुड़ता है PEP, फोस्फोइनॉल पाइरूवेट से, और बनाता है, क्या बनाता है कि 4 कार्बन वाला C4 एसिड, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। तो कहाँ प्रेजेंट होता है? कि मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और इसके पास में सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेज प्रॉपर्टी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है, तो ऑक्सीजन से लेना देना नहीं है, सिर्फ CO2 के लिए वफादारी रखेगा। तो हैज ओनली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है इसके पास में? कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है। ठीक है, देखो आगे, बहुत अच्छे से काम करता है रुबिस्को के कंपेयर में। तो वर्क मोर एफिशिएंटली, एट हाई टेम्परेचर। ये चीज़ तो हम पहले ही देख के आए हैं कि हाई टेम्परेचर में जो आपके C4 प्लांट जो क्या है एडेप्टेड होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? एक तो PPDK की वजह से और एक पेप्केज एंजाइम की वजह से। तो वर्क मोर एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। और ग्रेटर एफिनिटी होती है किसकी कंपेयर में? रुबिस्को के कंपेयर में। तो हैज ग्रेटर एफिनिटी, ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2, सिर्फ इसी के लिए वफादार है। देन रुबिस्को के कंपेयर में क्या है भैया? ज़्यादा वफादार है, ज़्यादा एक्टिव है। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी के लिए। ये 4 बातें किसके लिए हैं? पेप्केज एंजाइम के लिए। किसके लिए है बच्चों? पेप्केज एंजाइम के लिए है। अब दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम है PPDK। क्या है? PPDK। PPDK का फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो क्या होगा? पाइरूवेट, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रीजनरेशन करेगा PEP का। जब प्रोसेस हो रहा होगा ना तब देखना। तो
तो पीपीडीके क्या करता है, एक तो एटीपी की प्रेजेंस में काम करता है, ये भी मैं आपको किसके अंदर, साइकिल के अंदर दिखाऊंगी। तो पीपीडीके क्या करता है कि भैया पाइरूवेट, इसका फुल फॉर्म है पाइरूवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, पीपीडीके पाइरूवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, ठीक है। इसका तो ये क्या हुआ, फुल फॉर्म हो गया। क्या करता है भैया ये, एक तो ये हाई टेम्परेचर पे काम करवाता है, C4 साइकिल को एडेप्टेड करता है, तो इसके पास में क्या प्रॉपर्टी है कि वर्क मोर एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। एक तो अच्छे से काम करता है किस पर, हाई टेम्परेचर पर अच्छे से काम करता है ये, एट हाई टेम्परेचर, एक तो हाई टेम्परेचर पे अच्छे से काम करता है। दूसरा पीईपी फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, जहां से C4 साइकिल शुरू होगा उसका रीजनरेशन करवाएगा पीपीडीके, किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में। तो यहां तक अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है C4 प्लांट्स का, C4 साइकिल कहाँ चलेगा, कैसा क्लोरोप्लास्ट होता है, इस सब के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में कि भैया अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने किस पे, हम पहुंच चुके हैं अपने साइकिल पे। किस पे पहुंच चुके हैं बेटा, साइकिल के पास पहुंच चुके हैं। तो साइकिल स्टार्ट होगा इस तरह से, दो डिब्बे तो तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे। चलिए यहां से साइकिल स्टार्ट होगा। दूसरा क्या है भैया, ऊपर वाला जो है वो है हमारा मेसोफिल सेल, क्या है, मेसोफिल सेल है ऊपर वाला। नीचे वाला क्या है, हमारा बंडल शीथ सेल है। दोनों के पास में अपने अपने क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है कि यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, ये एक तो हो गया इसका क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया इसका क्लोरोप्लास्ट। देख लो, ठीक है। तो नाम लिख लेते हैं पहले कि ये क्या है आपकी, ये है बेटा मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल्स, और ये क्या है, मेसोफिल सेल्स का क्लोरोप्लास्ट। इधर क्या है, ये है आपकी बंडल शीथ सेल, ये क्या है, बंडल शीथ सेल्स। पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए भैया, C4 साइकिल समझा रही हूँ अब, ठीक है। और ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, बंडल शीथ सेल का क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट। देखिए दूसरी चीज पहले ये देख लो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं आपके दोनों एडजास्टेंट सेल्स, दोनों एडजासेंट सेल्स यानी कि मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका क्या, कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है मैम, दोनों सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अब ये तो आपको पता है कि बंडल शीथ की जो सेल्स है वो क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है, इम्परमिएबल होती है, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी सामान तो आ जा सकता है इन प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। तो ये क्या है भैया, ये दोनों एडजासेंट सेल यानी कि काम करने वाली फंक्शनल सेल के बीच में प्रेजेंट है कुछ पोर्स या फिर कुछ चैनल्स प्रेजेंट है जिससे चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा। और अभी हम आदान प्रदान करके भी दिखाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ हमें भेजना होगा, इसीलिए हमने बनाया, ठीक है। तो पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ किसके बारे में, कि सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इसकी तारीफ करते हैं कि इसके पास में क्या होगा कि भैया पीएस फर्स्ट होगा, पीएस सेकंड ये भी होगा, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि वाटर का फोटोलाइसिस होगा, NADPH बनेगा, NADPH.H+ क्या होगा इसके पास में बनेगा, और ATP यहाँ पर प्रेजेंट होगा। लेकिन रूबिस्को एंजाइम की अगर मैं बात करूँ तो अभी हम दिक्कत परेशानी सब कुछ समझ में आए कि मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के पास रूबिस्को एंजाइम नहीं होता, यानी कि यहाँ केल्विन साइकिल नहीं चलता। इसके क्लोरोप्लास्ट की तारीफ कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा भैया, फोटो सिस्टम फर्स्ट,
होगा। फोटो सिस्टम सेकंड नहीं है क्योंकि नॉन साइक्लिक ETS यहाँ पर नहीं चलता है, सिर्फ साइक्लिक चलता है। तो ऑक्सीजन नहीं होगा। क्या होगा? वाटर स्प्लिट नहीं होगा। तो NADPH2 देखो, NADPH.H+ बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? ATP बनेगा, डेफिनेटली ATP बनेगा। और इसके पास में रुबिस्को होगा भैया, रुबिस्को होगा यहाँ पर उसके पास में। किसके पास में? मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के पास में रुबिस्को नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसके पास में? बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट के पास में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होगी। और ये रुबिस्को एंजाइम क्या करवा रही होगी कि ये रुबिस्को एंजाइम जो है RUBP से किसको जुड़वाएगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड को। किसकी प्रेजेंस में? रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में किसको जुड़वाएगी भैया? ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करवाएगी भैया? फिक्सेशन करवाएगी। और क्या किस में कन्वर्ट कर देगी? 3PGA। हाँ, मतलब पहले तो 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कीटो एसिड बनेगा, लेकिन हम तो मोटी मोटी बात कर रहे हैं कि 3PGA होगा। और उसके बाद में क्या होगा कि भैया 3PGA बनेगा और रुबिस्को एंजाइम जब RUBP से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? जुड़वाएगा। तो यहाँ पर क्या चल जाएगी? हमारी केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर केल्विन साइकिल देखने को मिलेगा। यही बोला था मैंने पहले, जिसकी वजह से क्या होगा कि भैया यहाँ पर बन रहा होगा शुगर और स्टार्च, शुगर स्टार्च। समझे बाबू? समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ मीजोफिल सेल्स के अंदर। ये तो मैंने क्लोरोप्लास्ट का डिस्कशन बताया है। मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल में क्या होगा? C4 साइकिल कंप्लीट होगा इन दोनों सेल्स के आदान प्रदान से, एक दूसरे की हेल्प से। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे? कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस साइकिल बोल रहे थे। देख लो, 2 सेल कोऑपरेट कर रही हैं। अब सबसे पहले क्या होता है भैया? सबसे पहले एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा होता है? एटमॉस्फेयर से आ रहा होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आता है यहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रेजेंट वाटर के साथ में जुड़कर क्या बना लेती है कि ये बना लेती है कार्बोनिक एसिड। क्या हुआ कि भैया एटमॉस्फेयर से लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़कर कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये कार्बोनिक एसिड क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड आगे क्या करता है? टूट जाता है किसमें? एक तो ये टूट जाता है H+ आयन में, साथ में ये किसमें टूट जाता है? बाइकार्बोनेट आयन में। और ये बाइकार्बोनेट जो आयन होते हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन को कौन एक्सेप्ट करता है कि यहाँ पर जो 3 कार्बन वाला प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है, जिसका नाम है PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। ये क्या है? 3 कार्बन वाला क्या है भैया? कंपाउंड है आपका। इसने क्या किया कि HCO3 बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड से बनने वाले कार्बोनिक एसिड जब वाटर से जुड़कर H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाते हैं, तो बाइकार्बोनेट आयन को ये क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। किसकी प्रेजेंस में एक्सेप्ट करेगा भैया? बिना एंजाइम के कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रही होगी उसका नाम है पेप्केज एंजाइम। अभी पढ़ के आए हम। ये पेप्केज एंजाइम क्या करेगी भैया? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है? वफादार है। बाकी और किसी से भी इसको मतलब नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी है इसकी, ठीक है। ये जो पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि भैया पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट आयन जो प्रेजेंट है, तो देख लो 3 कार्बन वाला ये है, एक कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट है? बाइकार्बोनेट आयन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा कि यहाँ पर बनेगा हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट में हम बोल रहे हैं OAA। ये क्या है OAA? कि ये 4 कार्बन वाला है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? C4 एसिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको C4 एसिड बोल रहे हैं। ये बना कैसे? यानी कि 3 कार्बन वाले से 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, यानी कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? फिक्स किया। यानी कि ये क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलेशन कर रहा है। यहाँ पर इसका ये जो प्रोसेस है, ये क्या कर रहा है बेटा? यहाँ पर ये कर रहा है आपका कार्बोक्सिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर रहा है? ये कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस कर रहा है, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम कर रहा है, जो एनसीईआरटी बोल रही कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। तो PEP, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, 3 कार्बन वाला क्या था? आपका कंपाउंड था, जिसने एनवायरमेंट से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया। किस फॉर्म में लिया? कि बाइकार्बोनेट फॉर्म में लिया।
क्योंकि डायरेक्टली जब कार्बन डाइऑक्साइड आई तो वो वाटर से जुड़कर क्या बना रही थी, कार्बोनिक एसिड बना रही थी। कार्बोनिक एसिड H+ और बाइकार्बोनेट आयन में टूटा, तो बाइकार्बोनेट आयन को पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में इसने क्या कर लिया, कार्बोक्सिलेशन या फिक्सेशन करके 4 कार्बन वाला C4 एसिड बनाया, जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और हम देख सकते हैं कि C4 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, वो 4 कार्बन वाला क्या है, आपका एसिड है, 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है। इसीलिए हम इस साइकिल को बोल रहे हैं C4 साइकिल। अब देखो दूसरी चीज कि भैया ये तो जुड़ गया, लेकिन इन सब जुड़ने के चक्कर में, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनने के चक्कर में जो फॉस्फेट आयन यहाँ पे प्रेजेंट था, क्या प्रेजेंट था, फॉस्फेट आयन जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो यहाँ से निकल जाएगा। एक फॉस्फेट आयन यहाँ से निकल गया। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था ये किसके पास जाएगा, कि भैया ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आपके पहुंच जाएगा किसके पास में, क्लोरोप्लास्ट के पास में। किसके क्लोरोप्लास्ट के पास में, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के पास में। और ये जो पूरा प्रोसेस अब तक ऑक्जेलो एसिटिक बना था, ये बना था साइटोप्लाज्म में। इसलिए मैंने बोला है कि मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म के पास में क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वफादार है, जिसका नाम है पेप्केज एंजाइम। ठीक है, अब ये कहाँ पे चला गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनने के बाद में मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में चला गया, जहां पर रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भैया ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, इसका क्या हुआ कि देखो इसका क्या हो रहा है कि पहले तो यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है आपका NADPH.H+। ठीक है, तो उससे क्या करेगा ये, क्या करेगा ये कि ये कर देगा, उससे H+ आयन ले लेगा, NADPH+, NADP, एक सेकेंड थोड़ा सा साफ लिखना पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा वरना तो एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा साफ लिख देती हूँ। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्या हुआ भैया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में कि यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था आपका, क्या प्रेजेंट था, NADPH.H+ पहले से प्रेजेंट था, NADPH.H+ पहले से प्रेजेंट था। वो अपने H+ आयन किसको देगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को देगा, और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NADP+ में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADP+ में। इसने H+ दे दिया, यानी कि NADPH2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हो रहा है भैया रिडक्शन का प्रोसेस। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि इसका क्या बना भैया, फाइनल प्रोडक्ट बना है आपका मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। और ये जो मैलिक एसिड है ये भी क्या है कि ये भी है हमारा C4 एसिड। एक तो ये बनेगा, या फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्लोरोप्लास्ट के पास नहीं जाएगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा कि यहाँ पे हो सकता है पहले से प्रेजेंट हो क्या, एमीन ग्रुप प्रेजेंट, और एमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, ट्रांस एमिनेशन। क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस एमिनेशन हो जाएगा, जिससे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा कि ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेगा आपका कौन सा एसिड, कौन सा एसिड, एक तो आपका मैलिक एसिड दिया हुआ है, C4 एसिड दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है NCERT में, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, क्या एब्सिसिक एसिड। क्या होता है देखो मैं बताती हूँ, या तो क्या होगा जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो क्लोरोप्लास्ट के पास में चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में चला जाएगा तो NADPH वहां पे पहले से रेडी है, वो H+ किसको दे देगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को दे देगा, और खुद NADP+ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या हुआ, रिडक्शन होगा और 4 कार्बन वाला मैलिक एसिड बनेगा। या फिर क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर एमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, एमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, ट्रांस एमिनेशन हो जाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा C4 एसिड उसका नाम होगा एस्पार्टिक एसिड। क्या होगा, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड।
एनसीईआरटी में डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, C4 एसिड दिया हुआ है। अब ये जो मैलिक एसिड बना है यहाँ पर, ये मैलिक एसिड क्या करेगा, ये इस मैलिक एसिड का होगा ट्रांसपोर्ट। क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट होगा इस मैलिक एसिड का। देखो इस मैलिक एसिड का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट। किसके थ्रू हो रहा है इस मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा है। और ये मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते हुए कहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, बंडल शीथ सेल के अंदर। कौन ट्रांसपोर्ट होगा, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा। मैलिक एसिड या फिर इसको बोल दिया जाएगा C4 एसिड। आप सोच रहे होंगे बार बार मैं C4 एसिड और ये नाम क्यों दे रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में नाम दिए ही नहीं है। अगर उसने तुमसे डायग्राम दे के ABCD करके पूछ लिया कहाँ का C4 एसिड कौन सा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये मैलिक एसिड है। अब इस मैलिक एसिड के लिए पहले से यहाँ पर कौन बैठा है, NADP+। NADP+ क्या करेगा, इस मैलिक एसिड के H+ आयंस को लेके NADPH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लो भैया, कन्वर्ट कर दो कि यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है कि यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है NADP+। ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। पहले रिडक्शन हुआ था, अब ऑक्सीडेशन करेगा, इनके H+ लेगा, इससे H+ लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH.H+ में। साथ में यहाँ पे क्या होगा कि भैया साथ में यहाँ से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी रिलीज किया जाएगा, इस CO2 को भी रिलीज किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं। यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ कि आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ कि H+ दे रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो ऑक्सीडेटिव। और कार्बन डाइऑक्साइड भी इससे रिलीज हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन किसका हुआ, यहाँ पर बंडल शीट के अंदर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ किसका, मैलिक एसिड का हुआ। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, NADP+ ने NADPH बना लिया, जो यहाँ पर ऊपर इसके साथ में हुआ था वो वापस से कन्वर्ट हो गया। यानी कि जितने NADPH2 यूज हुए थे उतने वापस से बन गए। तो ये जो NADPH2 का जो प्रोसेस था वो तो नेट 0 हो गया। अब आप देखो कि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो यहाँ पर जो बना है, जो मॉलिक्यूल आपका बना है उसका नाम है पाइरुविक एसिड। क्या बना है, पाइरुविक एसिड। और ये जो पाइरुविक एसिड हुआ वो कितने कार्बन वाला हुआ, 3 कार्बन वाला हुआ। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, आपका C3 एसिड है। पहली चीज तो अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ पे चला जाता है कि ये सीधा चला जाता है बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट के पास में। और बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट के पास में जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो वहां पे बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है जो RuBP से इसको जोड़ देगा और क्या बनाएगा, केल्विन साइकिल को कंप्लीट करेगा। और यहाँ पर बन रहा होगा स्टार्च और शुगर। और हमने कि भैया मैलिक एसिड आया क्यों यहाँ पे, इसीलिए आया क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए केल्विन साइकिल चलाने के लिए, वहां तो चल नहीं सकती, रुबिस्को है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड चल रही है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन का कोई काम नहीं, यानी कि इसके पास में, रुबिस्को के पास में पहली चीज तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो ये क्या है, ज्यादा बेटर है C4 प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन जैसे यूजलेस प्रोसेस नहीं हो रहा। अब ये पाइरुविक एसिड का क्या हुआ कि ये पाइरुविक एसिड जो है इसका क्या हो जाएगा कि इसका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। इसको हम कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे कि इस पाइरुविक एसिड को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कि वापस से मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर दिया जाएगा, इस पाइरुविक एसिड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ये देखो इस पाइरुविक एसिड को क्या कर दिया मैंने, ट्रांसपोर्ट कर दिया किसके अंदर, वापस से मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया। और जैसे ही ये पाइरुविक एसिड यहाँ पर आता है, देखना यहाँ पे क्या आ गया, ये पाइरुविक एसिड यानी कि C3 एसिड। क्या है ये, C3 एसिड है। ये क्यों आया यहाँ पर कि भैया वापस से PPD के एंजाइम जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे
कि वो रीजनरेशन करवाएगा इसको वापस से पाइरुविक एसिड को फोस्फोइनोल पाइरुवेट में, क्योंकि अगर ये नहीं करा तो क्या एक ही चक्कर थोड़ी ना लगाना है इसको भैया, 6 चक्कर कंप्लीट करने, कम से कम 6 कार्बन डाइऑक्साइड जी, तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो ये यहाँ पर पहुंचा और इसका रीजनरेशन किसमें होगा, पीपीडी के सिर्फ एटीपी की प्रेजेंस में क्या करेगा, काम करेगा। तो इसको क्या करवाएगा, रीजनरेट करवाएगा। देखो इधर पाइरुविक एसिड का क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रीजनरेशन, रीजनरेशन ऑफ पाइरुविक एसिड किसकी प्रेजेंस में हो रहा है कि भैया एक तो चाहिए 2 एटीपी के मॉलिक्यूल चाहिए और साथ में क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर है पीपीडी के एंजाइम, डाइकाइनेज एंजाइम, फोस्फोइनोल क्या पाइरुविक फोस्फोडाइकाइनेज एंजाइम जो है पाइरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट कर रहा है। ये भी 3 कार्बन वाला था, ये भी 3 कार्बन वाला था, किसकी प्रेजेंस में 2 एटीपी के मॉलिक्यूल चाहिए, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये आपका पूरा क्या है कि ये है हमारा C4 साइकिल, C4 प्लांट्स के अंदर केल्विन साइकिल हमने देखने को मिला। अब देखो इसकी मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि पहला क्या हुआ। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन था, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ कहां पे कि ये हुआ इन साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल, इन साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल्स के अंदर। साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल्स के अंदर देख लो इधर क्या हुआ था कि सबसे पहले एटमॉस्फेयर से साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल में क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया। तो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करने का, फिक्स करने का काम किसने किया, फोस्फोइनोल पाइरुवेट ने, किसकी प्रेजेंस में, पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है आपका कि ये है हमारा फोस्फोइनोल पाइरुवेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, शॉर्ट में बोलेंगे पीईपी। कितने कार्बन वाला था कि 3 कार्बन वाला था और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा किसकी प्रेजेंस में, पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में, फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और इसने क्या बना लिया कि इसने बनाया 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C4, 4 कार्बन वाला, ठीक है। सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की बात करूं, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या हुआ, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो वो कहां पर हुआ था कि दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो हुआ था, देखिए इधर किसके पास में हुआ था, दूसरी बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन बंडल शीट के किसमें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हुआ। और किसने किया ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, आरयूबीपी ने किया। किसने किया, आरयूबीपी ने किया। तो सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहां पर हुआ कि पहले तो हुआ इन, कहां पर हुआ है भैया कि इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्ट्रोमा, इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ, इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ, बंडल शीथ सेल, ठीक है। दूसरी चीज कि भैया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर या फिर डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, तो ये कौन था यहाँ पर कि यहाँ पे था मैम आरयूबीपी। आरयूबीपी कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला है, जो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा किस एंजाइम की प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में।
पहले तो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है 6 कार्बन वाला कीटो एसिड, लेकिन जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बता रही हूँ कि क्या बनता है यहाँ पर, कि यहाँ बनते हैं 2 मॉलिक्यूल किसके, 3 के। किसके बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 के, जो क्या है 3 कार्बन वाले हैं। ये समझ में आई बात। ये हो गया आपका C4 साइकिल का सारा पंचनामा। ठीक है, अब एक चीज मैं और समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो इधर C4 साइकिल में जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्लोरोप्लास्ट के पास में नहीं जा रहा था तो एस्पार्टिक एसिड बना रहा था ट्रांस एमिनेशन करके। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांस एमिनेशन करके एस्पार्टिक एसिड बनाता है तो क्या बंडल शीट में भी एस्पार्टिक एसिड ट्रांसफर होता है? डेफिनेटली होता है। जब मैलिक एसिड नहीं बनेगा, एस्पार्टिक एसिड बनेगा, तो पहले बंडल शीट के अंदर क्या आएगा, आपका एस्पार्टिक एसिड आएगा। लेकिन एस्पार्टिक एसिड कुछ कर नहीं पाएगा। एस्पार्टिक एसिड को पहले मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर मैलिक एसिड का क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, तब ये आगे प्रोसेस बढ़ेगा। यानी कि मैलिक एसिड डायरेक्टली आता है, वेल एंड गुड है, जो कि मोस्टली यही होता है। लेकिन कभी कभी जब एस्पार्टिक एसिड बनता है, यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का ट्रांस एमिनेशन होता है, तो यहाँ पर क्या ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है आपका एस्पार्टिक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं खर्चे की। किसकी बात कर लेते हैं, खर्चे की बात कर लेते हैं कि भाई एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया तो कितने NADPH2 और ATP की रिक्वायरमेंट हुई। लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड से तो कुछ होगा नहीं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, तब जाके पूरी केल्विन साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इधर देखिए 4 6 CO2 फिक्सेशन, 6 CO2 फिक्सेशन के लिए क्या हुआ था, या फिर मैं बोलूं एक ग्लूकोज या एक फ्रक्टोज के प्रोडक्शन के लिए खर्चा पानी क्या आया। तो खर्चा देखिए भैया, किसका खर्चा, कि NADPH.H+ और ATP का रेशियो क्या था। तो कितना था भैया, कितना था, 12 NADPH और 18 ATP तो C3 साइकिल में देखने को मिले थे केल्विन साइकिल में। C4 साइकिल में कितने ATP यूज कर रहे हैं, देख लो इधर कि C4 साइकिल में जो ATP यूज हो रहे हैं वो रीजनरेशन के टाइम पे हो रहे हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड को रीजनरेशन करने के लिए 2 ATP चाहिए, तो 6 के लिए हमें कितने ATP चाहिए, 12 ATP चाहिए रीजनरेशन के लिए। कितने ATP चाहिए, 12 और 18 कितने हो गए, 30 ATP। कितने हो गए भैया, 30 ATP। पहली चीज तो NADPH2 की मैं बात करूं तो NADPH2 पहले जो हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, वहां पे हमने कितना NADPH2 यूज किए थे, कि वहां पे हमने 12 NADPH2 यूज किए थे। यहाँ वाले NADPH2 तो कोई मतलब ही नहीं है। एक बार में एक NADPH जो है, एक बार में एक NADPH अगर यूज हो रहा है तो दूसरी बार में एक NADPH बन भी रहा है। तो 6 बार में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 6 NADPH की रिक्वायरमेंट हुई, तो 6 NADPH वापस से फॉर्म भी हो गए। तो ये वाला तो नेट कितना हो गया, NADPH 0 हो गया, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। इससे पहले वाले में कितनी रिक्वायरमेंट थी, कि वहां पे हमें टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए 12 NADPH की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर क्या होगा रेशियो, 12:30। कितना हुआ रेशियो, कि 12:30 होगा। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि क्या हुआ, ATP कहाँ पे बढ़ गए, कि रीजनरेशन में ATP बढ़े। किस में बढ़े, ATP रीजनरेशन में ATP बने। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आउट ऑफ दिस, यहाँ पे आप लिखिए, आउट ऑफ दिस 12 मॉलिक्यूल ऑफ, कि भैया जो साइकिल चला है उसके अलावा जो 12 मॉलिक्यूल थे NADPH के और 18 ATP पहले यूज हुए थे, 18 ATP आर यूज्ड इन केल्विन साइकिल। किसमें, केल्विन साइकिल में यूज हुए हैं। एंड एडिशनल जो एक्स्ट्रा यूज हुए हैं वो कहाँ पे यूज हुए हैं, 12 ATP एंड एडिशनल 12 ATP आर यूज्ड इन रीजनरेशन ऑफ PEP।
मैंने आपको बताया था कि C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो या केम प्लांट हो, सबके अंदर क्या केल्विन साइकिल देखने को मिलती है। C3 साइकिल में डायरेक्टली केल्विन साइकिल हो जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन C4 प्लांट में सम एडिशनल रिएक्शन होगी, पहले कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन होगी, उसके बाद में C3 साइकिल होगा, यानी कि केल्विन साइकिल होगा। तो C3 साइकिल में जो रिक्वायरमेंट थी वो तो कितनी NADPH2 और 18 ATP की जरूरत थी, 12 NADPH और 18 ATP की जरूरत थी। लेकिन C4 प्लांट्स में कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन हुई, PEP का रीजनरेशन हुआ, जिसके लिए 12 ATP की हमें, जिसके लिए कितनी 12 ATP की हमें जरूरत पड़ी और 18 ATP पहले से रिक्वायरमेंट थी केल्विन साइकिल के लिए। तो 30 ATP टोटल और 12 NADPH को रिक्वायरमेंट हुई किसके अंदर, केल्विन साइकिल के अंदर। तो ये समझ में आ गया पहली बात। तो ये देखिए, तो अगर मैं बात करूं एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की, किसकी बात करूं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की मैं बात करूं, तो क्या होगा कि फॉर 1 CO2 फिक्सेशन, एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए, तो क्या होगा कि भैया ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन की बात थी, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए क्या देख लो तुम, NADPH.H+ और ATP का रेशियो देखो, तो कितना होगा कि ये होगा मैम, कितना होगा कि ये होगा 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2, 30 को डिवाइड किया तो 5, तो 2:5 एक पूरे कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए आपको रिक्वायरमेंट है NADPH और ATP की। अब देखिए आगे क्या देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि किसके बारे में है, C4 प्लांट्स के बारे में है। लेकिन उससे पहले मैं इसको कर देती हूँ थोड़ा सा छोटा, बहुत बड़ा हो रहा है। लास्ट स्लाइड है, बस खत्म होने वाला है, फिर 1-2 बातचीत और करूंगी। तो आपकी ये थी ना परेशानी कि C4 प्लांट्स जो है उनकी कहाँ जरूरत थी, C3 प्लांट अच्छे भले केल्विन साइकिल चला तो रहे थे भैया, जरूरत थी C3 प्लांट को जब ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही थी, C3 प्लांट्स पर जब लाइट ज्यादा गिर रही थी तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ज्यादा हो रहा था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा था तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो रहा था। ऑक्सीजन किसको मिल रही थी, रूबिस्को को जब ज्यादा मिल रही थी, तो ये ऑक्सीजन किसको जुड़वा रहा था, रूबिस्को एंजाइम RUBP को जुड़वा रहा था, जिसकी वजह से केल्विन साइकिल का जो एक फाइनल उनकी जो प्रोसेस थी, यानी कि उसकी रिएक्शन की जो एक्टिविटी थी, प्रोडक्ट की जो रेट थी वो कम होती जा रही थी, और क्या फोटो रेस्पिरेशन जैसा फालतू का प्रोसेस वहां पर चल रहा था। लेकिन C4 प्लांट्स में ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होता, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, पेप्टेज एंजाइम स्टार्टिंग वाला जो काम कर रहा है उसको वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वफादारी रखता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी देखने को मिल रही है, यानी कि सीधा केल्विन साइकिल हो रहा है भैया। तो C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली, क्या है भैया कि फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंट है, फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट, और क्या होगा कि भैया दे शो ग्रेटर एफिनिटी, क्या करते हैं ये कि ये ज्यादा एफिनिटी शो करते हैं कंपेयर टू C3 प्लांट, दे शो ग्रेटर एफिनिटी या ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास is they don't show, फालतू का प्रोसेस शो नहीं करते, is they don't show photo respiration is फोटो रेस्पिरेशन नहीं दिखाते, किसकी वजह से नहीं दिखाते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि पहली चीज तो ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होती, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता, तो O2 इज नॉट रिलीज्ड एट वर्किंग प्लेस ऑफ रूबिस्को,
O2 is not released at working place of Rubisco. Rubisco जहाँ पे काम करता है, किसके पास में काम कर रहा था? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किसका स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में? बंडल शीट के क्लोरोप्लास्ट में ही रुबिस्को था। वहां पर जो है ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, तो रुबिस्को का वर्किंग प्लेस जो है वो खाली है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बोक्सिलेशन करेगा, ऑक्सीजनेज का प्रोसेस नहीं करेगा। दूसरी चीज कि नंबर 2 हाई कंसंट्रेशन है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज pumped. High concentration of carbon dioxide is pumped. एक सेकेंड, pumped around Rubisco. From mesophyll cell. किससे? मीजोफिल सेल जो है वो क्या कर रही है कि रुबिस्को के साथ में, रुबिस्को के आसपास ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पंप कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ वहां पर जो कार्बोक्सिलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए एंजाइम है वो है हमारा पेप्केज एंजाइम, जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है? वफादार है। ऑक्सीजन की बाढ़ भी आ जाए तो उसको कोई लेना देना नहीं, तो वो ज्यादा से ज्यादा, एक तो रुबिस्को के कंपेयर में क्या है? ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है वो, और किसको ट्रांसफर करता जा रहा है? मेसोफिल सेल्स को। मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में क्या ट्रांसपोर्ट हुआ? बंडल सेल्स के अंदर, बंडल शीट सेल के अंदर, और किसको मिल गया? यहाँ पर रुबिस्को को मिल गया। तो क्या बोल रही हूं मैं कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पम्प्ड अराउंड रुबिस्को फ्रॉम मेसोफिल सेल। तीसरा जो रीजन है वो क्या है कि तीसरा कोई रीजन नहीं है, तीसरी आपको एक लाइन याद रखनी है कि लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स होते हैं आर ट्वाइस, कि दुगने बेटर हैं C3 प्लांट के कंपेयर में, क्योंकि फोटकट की रिएक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे। तो C4 प्लांट्स आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C3 प्लांट। C3 प्लांट्स के कंपेयर में ट्वाइस एफिशिएंट है इन टर्म, किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग कार्बन, कार्बन को फिक्स करने में। इसका मतलब है भैया कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी तो क्या बनेगा आपका? शुगर या स्टार्च बनेगा, यानी कि मेकिंग शुगर, मेकिंग शुगर। अब मैं आपको बता दूं कि आपके C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स का जहां कंपेयर किया गया है वहां पे तुम देखोगे तो वहां पे एक प्रॉब्लम है, एक चीज पूछी गई है कि क्या पेप्केज एंजाइम, क्या पूछा है कि क्या पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट है किसके अंदर? C3 प्लांट के मेसोफिल सेल्स के अंदर। C3 प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स के अंदर पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट है क्या? कि भैया है, लेकिन अगर बात की जाए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्या? तो नहीं है। C3 प्लांट में भी पेप्केज एंजाइम होता है C4 प्लांट्स की तरह, लेकिन C3 प्लांट्स में जो पेप्केज एंजाइम होता है वो C3 प्लांट्स की प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा की गार्ड सेल के पास में प्रेजेंट होता है। तो अगर पूछा जाए कि C3 प्लांट्स है पेप्केज एंजाइम, तो यस। C3 प्लांट साइटोप्लाज्म है पेप्केज एंजाइम, तो नो। समझ गए? ठीक है। C3 प्लांट और C4 प्लांट का जो कंपैरिजन है आफ्टर इस पूरे लेक्चर को, और इसका लास्ट वाला जो लेक्चर C3 साइकिल में हमने देखा था उसको कंप्लीट करने के बाद में उन प्लांट्स का कंपैरिजन बहुत अच्छे से करना है। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ATP और NADPH का दिमाग वो इतने लेवल से क्वेश्चन पूछता है ना इस चैप्टर में कि तुम आइडिया भी नहीं लगा सकते। एक तो ये चैप्टर फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट और एक रेस्पिरेशन जो वाला जो चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे, बहुत प्यारे तरीके से क्वेश्चन पूछता है। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि NTA भी चाहता है कि पढ़े लिखे लोग क्या बने? डॉक्टर बने, पागलों की भीड़ ना हो। ठीक है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बोरिंग है, अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, ये सारे एक्सक्यूज मत देना। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि फोटो रेस्पिरेशन और कुछ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना ही ये चैप्टर है। तब तक के लिए अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, NCERT को साथ में पढ़ते चलिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।